है। पहला प्रश्न, रिसेंटली वेयर वाज द 6th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्ड। हाल ही में आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का 6वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या बैंगलोर? इसका सही उत्तर है ए, दिल्ली। नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन और समापन दोनों कॉन्फ्रेंस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से लिया गया था। और ये डिजास्टर रेजिलिएंट का मेन एम क्या है? इसका मेन एम है कि कैसे डिजास्टर को कम से कम तबाही मचाने से रोकना और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना अच्छा डेवलप कर लेना ताकि अगर कोई आपदा आती भी है तो ज़्यादा नुकसान ना पहुंचा सके। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? अगर हम कहें कि इसकी लॉन्चिंग हुई थी 2019 में जब यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट एक्शन समिट हो रहा था न्यूयॉर्क में, तो वहीं पर इसका शिलान्यास किया गया था। अगला प्रश्न, हु हैज बीन रीअपॉइंटेड बाय एक्सिस बैंक एज एमडी एंड सीईओ? एक्सिस बैंक द्वारा एमडी एंड सीईओ के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है? अरुण त्रिपाठी, चंदा कोचर, अमिताभ चौधरी या राणा कपूर? इसका सही उत्तर है सी, अमिताभ चौधरी। राणा कपूर अभी यस बैंक से घोटाले में 4 साल की सजा काट के लौटे हैं। वहीं चंदा कोचर आईसीआईसी बैंक के घोटाले में कई साल जेल में रही है। यह है अमिताभ चौधरी जी, जिनको फिर से इस पद पे नियुक्त किया गया है। एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है और ये फाउंड किया था अहमदाबाद 1993 में। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। वेयर डिड ओपनिंग सेरेमनी ऑफ फर्स्ट गल्फ यूथ गेम टुक प्लेस? पहले गल्फ यूथ गेम्स का उद्घाटन समारोह कहाँ हुआ? ऑप्शन ए ओमान, सऊदी अरेबिया, बहराइन या यूएई? इसका सही उत्तर है सऊदी अरेबिया के ओपेरा में हुआ था। ये देखिए आपका सऊदी अरेबिया, यहीं पर ही इसका संस्करण यह हुआ था, उद्घाटन। यूएई का दूसरा, ये आप मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री ओमान देखिए। ओमान क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आप ये देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, जो भी इसके आसपास देश हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के, जो कि पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को जोड़ता है, ये ट्रेड की दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण एक रास्ता है, जो कि मिडिल ईस्ट और एशिया को आपस में जोड़ता है। अगर ईरान और इराक या यूएई को कोई सामान पाकिस्तान या आप ये देखिए ईस्ट एशिया भेजना है, सिंगापुर हो गया आपका, या आपका म्यांमार हो गया, लाओस हो गया, यहाँ भेजना है, तो यही एक रूट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज होते हुए। ये ध्यान रखना। ठीक, खास कर ये किन किन कंट्रीज पे आता है, ये आप देखिए, ये पर्शियन गल्फ, ये अरेबियन सी और या फिर गल्फ ऑफ ओमान कंट्री के आसपास, ये आपका रेड सी, ये आपका मेडिटेरियन सी, ये आप ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने स्थापित किया है कि महिला कर्मचारियों को कितने वर्षों तक चाइल्ड केयर अवकाश का संवैधानिक अधिकार है? रिसेंटली अभी जजमेंट आई है। 1 साल, बी 4 साल, सी 2 साल या डी 3 साल? आपको पता है कोई भी महिला कर्मचारी जिसको चाइल्ड केयर के 180 दिन तो नियमित देना ही पड़ता है चाइल्ड केयर के लिए, लेकिन इसके अलावा 2 साल, इसका आंसर सही है सी, 2 साल अतिरिक्त उसको अवकाश मिलना चाहिए, उसका संवैधानिक अधिकार है। यह अधिकार आर्टिकल 15 में रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। अब आप इसको कहेंगे कैसे? क्योंकि रोजगार का जो हमारे भारतीय संविधान में दिया गया है उस 15 में ही है, जिसके अंदर चेंजेस करके सरकार किसी को भी, चाहे वो कोई भी समुदाय हो, उसको लीनियंसी दे सकती है, चाहे वो एससी हो, एसटी हो या एलजीबीटीक्यू हो या कोई औरत। ठीक है, अगला प्रश्न। खैर अगले प्रश्न जाने से पहले आप कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं जो कि हमारे संविधान के बहुत ही महत्वपूर्ण रूपरेखा रखते हैं। इसमें से आर्टिकल 124 कहता है कि भाई एस्टेब्लिशमेंट ऑफ, मतलब
स्थापना होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट की। आर्टिकल 129 करता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, मतलब कोई भी जो जजमेंट होती है सुप्रीम कोर्ट की वो एक रिकॉर्ड के रूप में देखी जाती है, ताकि हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट उसी जजमेंट के बेस पे जजमेंट सुना सके। आर्टिकल 131 ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जैसे अपीलेट जुरिडिक्शन होता है, ठीक है, वैसे ही ओरिजिनल जुरिडिक्शन एक अलग प्रकार की, मतलब ओरिजिनली जो किसी के पास हो। सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनली जुरिडिक्शन कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 131 में। आर्टिकल 132, 133, 134 ये अपीलेट जुरिडिक्शन है। जैसे कि आप हाई कोर्ट से या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कोई केस ले जाना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो आप आर्टिकल 133 और 134 के अंतर्गत ले आते हो। आर्टिकल 137 बताता है रिव्यू पिटिशन, जैसे कि पार्लियामेंट में कोई लॉ बनाया और वो लॉ में कोई भी भाई फंडामेंटल राइट से या कोई भी किसी भी चीज़ से अगर कोई भी क्लैश है तो उसको रिव्यू करता है सुप्रीम कोर्ट, और रिव्यू में अगर पाता है कि इसमें कोई इनकंसिस्टेंसी है, कोई भी ऐसी खामियां हैं, तो उसको वॉइड कर देता है। आर्टिकल 139 डील विद द इशू ऑफ रिट्स। 5 तरह के रिट्स होते हैं जो कि आर्टिकल 139 सुप्रीम कोर्ट इशू करता है। इसके अंदर पहला, मैं आपको 3 बताता हूँ रिट्स, बाकी 2 आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। जैसे पहला है हैबियस कॉर्पस, दूसरा प्रोहिबिशन, तीसरा सर्टियरी, चौथा पांचवा मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। आर्टिकल 1 सुप्रीम कोर्ट गिव्स द लॉ मेकिंग पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। लॉ मेकिंग पावर, भाई लॉ भी बना सकता है सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 141 के तहत। सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? एस्टेब्लिश हुआ था 1937 में। उस टाइम उसको फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया कहते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की एग्जिस्टेंस कब हुई? 1950 में से 28 जनवरी 1950 बन जाता है। इस टाइम कितने टोटल जजेस हैं? टोटल जजेस इन सुप्रीम कोर्ट कितने हैं? 33 + 1, ये ध्यान रखिएगा। 1 क्या है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI, जो इस टाइम कौन है? चंद्रचूड़, ये आपको ध्यान रखना है। ये सारनाथ के स्तंभ से लिया गया है, जिसमें देखिए अशोक चक्र, जिसमें 24 स्पोक्स होती हैं, मतलब तिल्लियां होती हैं, जो समय को दर्शाता है, चक्र को, काल चक्र। ये अशोका स्तंभ जो आप देखिए, जिसमें 4 शेर एक पीछे की तरफ चारों दिशाओं में दिख रहे हैं, और नीचे श्लोक लिखा हुआ है, यतो धर्मस्था जय, इसका अर्थात है कि जहां धर्म है, वेयर देर इज धर्मा देर इज अ विक्ट्री, जहां धर्म है वहां जीत है, जहां धर्म वहां जीत, जहां जीत वहां न्याय। अगला प्रश्न आइए, व्हाट इज एपिक ओडिसी विच इज समटाइम्स इन। एपिक ओडिसी क्या है जो कभी कभी समाचारों में देखा जाता है? एप्लीकेशन है या मेटेरॉइड है, सैटेलाइट है या न्यू प्लैनेट है? तो आपको इनमें से ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये सैटेलाइट है जो कि नासा ने 1977 में लॉन्च किया था, ये आपको ध्यान रखना है। और ये देखिए, ये है एपिक ओडिसी, जो कि बाहरी सौर मंडल और उसके आगे का पता लगाने के लिए नासा द्वारा लॉन्च किया गया था 1977 में। ध्यान रखिए, अभी ये जुपिटर और सैटर्न पे भी फ्लो हो रहा है, उनके ऊपर से जा रहा है। वर्तमान में पृथ्वी से सबसे दूर मानव निर्मित कोई वस्तु है। ध्यान रखना, अगर कोई क्या पृथ्वी से सबसे दूर कोई वस्तु क्या है, तो यही एपिक ओडिसी, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है सतलुज जल विद्युत निगम लॉन्च इंडिया फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट। भाई भारत के किस राज्य में भारत की पहली हरित हाइड्रोजन परियोजना शुरू की है सतलुज जल विद्युत निगम द्वारा? लद्दाख, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। अगर आप सतलुज नदी का प्रवाह आपको याद है, तो मेरे हिसाब से आप इसका उत्तर आप कर सकते थे। देखिए राजस्थान तो है नहीं इसका आंसर, कि सतलुज यहाँ बहती नहीं है। इसका आंसर देखिए, अगर बहुत कंफ्यूज होने वाला है तो आप यही लद्दाख, उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश। खैर इसका आंसर है सी, हिमाचल प्रदेश। ये देखिए, ये परियोजना कुछ इतनी लागत से बनाई है, कुछ इस प्रकार दिखती है, जो कि हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगी, साथ साथ में ये 26 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करेगी। इसका मेन एम यही है, हाइड्रोजन को एक एनवायरमेंटल फ्रेंडली फ्यूल माना जाता है, मतलब जो कि पर्यावरण को दूषित नहीं करता है, ये आपको ध्यान रखना। और यहाँ के किस जिले में किया गया है? ये नाप्था जाकरी है जगह, हिमाचल प्रदेश में, वहां पर इसका शिलान्यास किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। और ये कंट्रीब्यूट करेगा किसमें? नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में।
अब ये बताइए नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन कब लॉन्च हुआ था, कमेंट बॉक्स में प्लीज। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली नासा हैज लॉन्च्ड सो इट्स फर्स्ट, ये ध्यान रखना, फर्स्ट सोलर पावर एडवांस कंपोजिट सोलर सेल सिस्टम स्पेसक्राफ्ट फ्रॉम विच कंट्री। भाई हाल ही में नासा ने अपनी एक सैटेलाइट है जो कि सौर संचालित होगी, उसको किस देश से लॉन्च किया है? ऑस्ट्रेलिया, यूक्रेन, इसराइल या न्यूजीलैंड। देखिए यूक्रेन, इसराइल, इनको क्यों ऑप्शंस में दिया गया कि इनमें हाल ही फिलहाल में भाई लड़ाई चल रही है, इसराइल की ईरान और हमास से चल रही है, ठीक है, पैलेस्टीन से, यूक्रेन की रशिया से। तो आप लोगों को सिर्फ इसमें वो कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शंस दिए जाते हैं, तो आप इनमें कंफ्यूज ना होके आप एक ही है, इसका जो उत्तर बनता है वो है न्यूजीलैंड। आप मुझे न्यूजीलैंड की कैपिटल कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए ये कुछ इस प्रकार दिखता है, जो चार्ज और ट्रैवल अपनी किससे करेगा? सन के सोर्स से, सन की ऊर्जा से, सूर्य ऊर्जा से करेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये देखिए ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया से ये रहा न्यूजीलैंड आपका, इसका कैपिटल ये रहा, इतना दिखेगा नहीं आपको, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला क्वेश्चन, वेयर इज द फोर्थ सेशन ऑफ द इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी ऑन द प्लास्टिक पोल्यूशन कमेंस्ड रिसेंटली। हाल ही में प्लास्टिक प्रदूषण पर अंतर सरकारी वार्ता समिति का चौथा सत्र कहां शुरू हुआ है? उराग्वे, फ्रांस, केन्या या कनाडा। इसका सही आंसर है कनाडा। कनाडा के ओटावा शहर में, ओटावा जो कि कनाडा की कैपिटल है, यहां पर ये फोर्थ सेशन हुआ है। इसका पहला सेशन हुआ था उराग्वे में, दूसरा सेशन हुआ था फ्रांस में, पहला दूसरा फ्रांस में, तीसरा केन्या में। केन्या की कैपिटल क्या है, आप मुझे बता सकते हैं? केन्या की कैपिटल क्या है? केन्या की कैपिटल आपकी है नायरोबी, ध्यान रखना, नायरोबी। फ्रांस की कैपिटल बता भी दीजिए, पेरिस। उराग्वे की कैपिटल कमेंट बॉक्स, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। भाई मेरा ये है उराग्वे, आप देखेंगे जो साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका, जब आप साउथ अमेरिका का मैप ऐसे ड्रॉ होगा, ठीक है, ब्राजील और यहाँ आप आएंगे उराग्वे एंड पैराग्वे, तो इनको आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कैपिटल क्या है। खैर आपने देख ही लिया, ये है आपका उराग्वे, ये अर्जेंटीना, सॉरी, हाँ ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना है। चलिए यहाँ थोड़ा ये देखिए, इसका मेन एम क्या है? इसका एम है मेन एलिमिनेट करना है किसको? जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं प्लास्टिक की वजह से, उसको दूर करना है। दूसरा प्लास्टिक पोल्यूशन को कैसे खत्म करना है, और सिंगल यूज प्लास्टिक पे बैन चाहिए। दूसरा रिड्यूसिंग प्लास्टिक प्रोडक्शन, जितना से ज्यादा हो सके प्लास्टिक का प्रोडक्शन को रोकना। उसके बाद ये भी जो डिसीजन आए उसको लोगों पे लीगली बाइंडिंग करना टारगेट है इसका, जो कि अभी लीगली बाइंडिंग नहीं है। भाई लीगली बाइंडिंग का मतलब क्या होता है? मतलब कानूनी इसको लोगों को मानना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो वायलेशन का एक उन पर जुर्माना लगाया जाएगा, उसे कहते हैं लीगली बाइंडिंग। समय में बाध्यकारी लक्ष्यों को शामिल करना और कुछ रसायनों पर प्रतिबंध लगाना। कुछ रसायन जो है पर्यावरण के लिए बहुत ही हानिकारक है, जो कि प्लास्टिक में यूज किए जाते हैं, और जो कि हमारे मेरीन लाइफ जो होती है, समुद्र की, ओशन की लाइफ को या सी की लाइफ को बर्बाद कर देती है। अगले प्रश्न की तरफ देखें तो व्हाट इज नगोरो करम्बक सीन इन न्यूज रिसेंटली। पर नार्गोन करबाक क्या है जो हाल ही में खबरों में देखा गया है? खैर इस प्रश्न को कई बार ये रिपीट हो गया हिंदी में, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। पहला ए प्लेस, अ वेपन, मिसाइल या मेडिसिन। तो ध्यान रखिएगा, ये एक जगह है जो कि हाल ही में आर्मेनिया और अजरबैजान, इनके बीच का बोन ऑफ कंटेंशन बना हुआ है, मतलब लड़ाई का मुख्य कारण बना हुआ है, जिसके दोनों तरफ आप ये देखिए मैप में देखिए, ये आपका अजरबैजान और ये आपका आर्मेनिया, ये है नगोरोनो कराबख। अब ये दोनों इस प्रॉपर्टी के लिए आपस में लड़ रहे हैं, और कोई बाउंड्री इधर बना रहा है, कोई बाउंड्री इधर बना रहा है। जब 19 यूएसएसआर, अब ये देखिए यूएसएसआर 15 देशों का समूह था, जो कि 1917 में इसकी नींव रखी गई थी यूएसएसआर की, और 1960s में
ये अपने टॉप पर था, लेकिन 1990s आते आते इसका विघटन हो जाता है। भाई निकिता गोर्बाचेव के टाइम में टॉप पर था और 1991 में ये इसका विघटन हो जाता है। क्यों? जिसके मुख्य कारण कई सारे थे, जो कि मैं अगली इसके लिए डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा जिसमें पूरा डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं यहाँ डिस्कस करूंगा। तो आपको ये ध्यान देना है कि ये जो 15 देश थे, अब इनको ये देखिए, ये 15 देश एस्टोनिया, लटविया, लुथानिया, बेलोरस, ये सारे मिलके अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, ये सब मिलके 15 देश यही यूएसएसआर को बनाते थे। उस समय यूएसएसआर की लड़ाई चल रही थी यूएसए से, जिसे हम कोल्ड वार कहते हैं, शीत युद्ध। इसमें क्या होता था, ना तो बम मारेंगे ना रॉकेट मारेंगे, जवानी जंग होती थी। जवानी में तो जुआनी जंग, मुंह से कि हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, होता कुछ नहीं था। इन कंट्रीज के खासकर आप कैपिटल्स ध्यान रखिएगा, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान, इनके कैपिटल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कंफ्यूजिंग है, ये थोड़ा ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली एयर इंडिया एंटर्ड इन पार्टनरशिप विद व्हिच कंट्रीज एयरलाइंस। हाल ही में एयर इंडिया ने किस देश के एयरलाइन के साथ साझेदारी में प्रवेश किया है? इसराइल, यूएसए, जापान या सिंगापुर? इसका आंसर है जापान। जापान के ANA एयरलाइंस, ANA इसका फुल फॉर्म है ऑल निपॉन एयरलाइंस, इनके साथ अभी साझेदारी की है ताकि इंडिया और इंडिया के दिल्ली से जापान के टोक्यो से मल्टीपर्पस और मल्टीपल कई सारे फ्लाइट्स को लॉन्च किया जा सके अनस्टॉपेबल, बिना रुके। तो इस चीज को बढ़ावा देने के लिए ये डील अभी दोनों के बीच में हासिल हुई है।